नमस्कार, हाजिर हैं हम एक बार फिर साइटेक की एक नई कड़ी के साथ। हमारी कोशिश है कि साइटेक के द्वारा हम विज्ञान को रोचक तरीके से प्रस्तुत करें, जिससे आप इसको न सिर्फ समझ पाएं बल्कि इससे जुड़ा हुआ महसूस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। कुछ साल पहले पुरातत्वविदों ने दावा किया कि मिस्र में मकबरे की खुदाई में उन्हें 3000 साल पुराना शहद मिला है और ये खाने योग्य है। आपको ये सुनकर काफी आश्चर्य रहा होगा, लेकिन ये एक वैज्ञानिक सच है कि शहद के मिठास की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, यानी ये कभी भी खराब नहीं होता। तो फिर बाजार में मिलने वाले शहद के डब्बों पर एक्सपायरी डेट क्यों? आखिर शहद में ऐसा क्या है जो इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखता है? आइए जानते हैं। शहद के अनंत सेल्फ लाइफ के वैज्ञानिक कारणों की पड़ताल में इसकी आंतरिक संरचना सहित कई विशेषताओं का पता चलता है जो इसे खराब होने से बचाते हैं। लेकिन जो बात सबसे पहले समझ आती है वो है मधुमक्खियों की मेहनत। आपको तो पता ही होगा, शहद बनाने के लिए मधुमक्खियां नेक्टर यानी फूलों से रस इकट्ठा करती हैं। इसे वो अपने एक विशेष पेट यानी कि हनी स्टमक में रखती हैं। इस पेट की ग्रंथि से स्रावित एंजाइम इन्वर्टेज नेक्टर के सुक्रोज को तोड़कर दो सरल शर्करा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। एक मधुमक्खी जब छत्ते में वापस लौटती है तो वो नेक्टर को छत्ते में रह रही दूसरी मधुमक्खी को सौंप देती है। ये मधुमक्खी सुक्रोज को तोड़ने की इस प्रक्रिया को लगभग अगले 20 मिनट तक जारी रखती है। परिणाम स्वरूप सुक्रोज का ज्यादातर हिस्सा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। अब मधुमक्खी नेक्टर को छत्ते के मधुकोश में रख देती है। नेक्टर को पेट से बाहर निकालने की प्रक्रिया में इसमें ग्लूकोज ऑक्सीडेज नामक एंजाइम मिलता है, जिसमें दो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, ग्लूकोनिक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस नेक्टर में 70% तक पानी होता है, जिसे मधुमक्खियां अपने पंखों से तेज हवा कर उड़ा देती हैं। अंत में नेक्टर में नमी की मात्रा 18% से कम रह जाती है। ये वो शहद होता है जो छत्तों से बाहर निकाला जाता है। अगर मधुमक्खियों को कृत्रिम रूप से केवल चीनी ही खिलाया जाए तो वो भी शुद्ध शहद देंगी। ये थी मधुमक्खियों की मेहनत। मधुमक्खियों के अंदर एक ये बहुत अच्छा लक्षण है कि उनके सिस्टम में, डाइजेशन सिस्टम में, जब वो चीनी का घोल जाता है तो वो उसके अंदर एक एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम को डालती हैं, जिससे वो सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से उसमें आप बेफिक्र रहिए। अगर कोई आर्टिफिशियल फीडिंग हम करते हैं तो उसमें जो है वो मधुमक्खियां जो है इन्वर्टेज एंजाइम को डालती हैं, जिससे वो सीधा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है और वो शुद्ध शहद की श्रेणी में आता है। अब तैयार शहद की संरचना पर गौर करते हैं। इसमें पानी की मात्रा 18% तक कम है। ग्लूकोज 30%, फ्रक्टोज 40% और सुक्रोज 5% या उससे कम है। अगर सुक्रोज 5% से अधिक है तो शहद को मिलावटी माना जाएगा। तो हम देखते हैं कि शहद कई तरह की शर्करा एक सुपर कॉन्सेंट्रेट घोल है, जिसमें न्यूनतम वाटर एक्टिविटी है। वाटर एक्टिविटी को 0 से 1 के स्केल पर मापा जाता है। शहद में ये 0.6 है, जबकि बैक्टीरिया और अन्य माइक्रोब्स को पनपने के लिए 0.75 से ऊपर की वाटर एक्टिविटी चाहिए। साथ ही शहद की प्रकृति अम्लीय है। इसका औसत पीएच 4 के करीब होता है। इसमें ग्लूकोनिक एसिड का बड़ा योगदान है। अम्लीय प्रकृति और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मौजूदगी से शहद के बैक्टीरिया रोधी गुणों को काफी बढ़ावा मिलता है। फर्मेंटेशन ऐसे शहद में जो एयर टाइट बंद है, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज की मात्रा तय अनुपात में है और नमी की मात्रा 18% या उससे कम है, तो वो बिल्कुल खराब नहीं होगा। एयर टाइट अगर वो किसी उसमें डिब्बे में बंद है जहां नमी नहीं एंटर कर सकती, लंबी अवधि तक उसको रख सकते हैं। समय के साथ शहद क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित होकर ठोस भी होते देखा गया है, लेकिन ये खराब नहीं है। ऐसा केवल शहद के अति सांद्र होने के कारण है। लेकिन फिर भी बाजार में मिलने वाले शहद पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, क्योंकि अगर शहद को पूरी तरह से सील बंद डब्बे में नहीं रखा जाए तो बाहर की नमी से ये खराब हो सकता है। यानी शहद को अमर बनाने के लिए हमें मधुमक्खियों की कला सीखनी होगी। क्या आपको पता है
कि अगर किसी कागज को सही तरीके से काट कर एक विशेष पैटर्न पर मोड़ा जाए तो ये एक ईंट जितने वजन के भार को झेल सकता है। कागज को इस तरह से मोड़ने की कला को ओरिगैमी कहते हैं। अब वैज्ञानिकों ने ओरिगैमी की इसी कला पर आधारित एक पदार्थ विकसित किया है। क्या है इस पदार्थ की खूबी, आइए देखते हैं। कागज को अलग अलग एंगल्स और पैटर्न पर मोड़ने की कला ओरिगैमी ने वैज्ञानिकों को इस तरह प्रोत्साहित किया है कि आज फोल्डेबल एंटीना से लेकर सोलर पैनल्स तक विकसित किए जा चुके हैं। अप्लाइड मटेरियल टुडे में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक अब वैज्ञानिकों ने ओरिगैमी पर आधारित एक ऐसा पदार्थ विकसित किया है जिसकी ऑक्सीटिसिटी को एक से ज्यादा दिशा में विकसित किया जा सकता है। ऑक्सीटिसिटी एक ऐसा गुण है जिसमें पदार्थ को लंबाई पर खींचने पर ये पतले होने की बजाय मोटा हो जाता है। ज्यादातर पदार्थों में ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर आप किसी रबर बैंड को लंबाई में खींचें तो ये किनारों पर पतला हो जाता है, लेकिन ऑक्सीटिक पदार्थों में इसका उल्टा होता है। इनका ज्यादातर उपयोग बॉडी आर्मर, पैकिंग मटेरियल या फिर खेल सामग्रियों में किया जाता है। I'll quickly crumble this paper, right? Now one might think that मैंने just waste कर दिया एक paper, but if you ask the students of my lab, they will say that we have just added some new property to this sheet. Now you see this material, it doesn't bend so much under the gravitational force. So why does this happen? Because we have added new creases. You see, हम लोग ने ये fold add कर दिया इस paper में. There are folds here, right? So these folds increase the bending rigidity or the resistance against bending without addition of any extra material or any extra weight. This actually inspired us to go for origami and kirigami based materials, which could show many mechanical properties that are not available in naturally occurring materials. इस शोध में IIT कानपुर, डेलियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना, यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा USA और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने इस शोध में हाइब्रिड फोल्ड पैटर्न को प्रदर्शित किया है, जो कि दो डिजाइन का संयुक्त रूप होता है। इसे म्योरा ओरी कहते हैं। ये एक ऐसा फोल्डिंग पैटर्न है जिसमें कागज की शीट को छोटे आकार में मोड़ा जाता है। वहीं जब इसे खोला जाता है तो ये एक पैरेललोग्राम्स यानी कि समानांतर चतुर्भुज की तरह दिखता है। इस शोध में वैज्ञानिकों ने सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक दोनों रूपों से ओरिगैमिक आधारित पदार्थ की शीट का परीक्षण किया है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस पदार्थ का पॉइजन रेशियो हमेशा नेगेटिव रहा जब भी इसे लंबाई में खींचा गया। वहीं चौड़ाई में खींचने पर पॉइजन रेशियो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। दबाने पर शीट की लंबाई बढ़ या घट सकती है या फिर पदार्थ फैल और सिकुड़ सकता है। पॉइजन रेशियो किसी पदार्थ की ऑक्सीटिसिटी को मापता है। इससे ये पता चलता है कि किसी पदार्थ को लंबाई और चौड़ाई में खींचने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस शोध में वैज्ञानिकों ने ओरिगैमी पर आधारित पदार्थ का पॉइजन अनुपात निकाला और गणितीय रूप से ये दर्शाया कि किस तरह मोड़ने के पैटर्न और एंगल्स की जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति ऑक्सीटिसिटी को निर्धारित करती है। We can carry these materials in a minimum volume configuration, and when it goes to its destination, we can just deploy the structure and it can perform its intended operation. So this kind of structural system could be quite useful for sending spacecraft or even like medical stents, where you need to insert the stent in a minimum volume configuration, and when it reaches to the place where it needs to operate, it can just deploy and does its job. इस शोध से पता चलता है कि हाइब्रिड डिजाइन की जियोमेट्री और मोड़ने के एंगल्स मटेरियल की ऑक्सीसिटी को बदल देते हैं। इस तरह बदलने वाली ऑक्सीसिटी का ये गुण मटेरियल को विभिन्न प्रयोग के लिए उपयुक्त बनाता है। यूं तो समुद्री कछुए साल का ज्यादातर समय समुद्र में ही बिताते हैं, लेकिन अंडे देने के लिए उन्हें पानी से बाहर रेत पर आना होता है और यहीं हमें उनके एक रोचक व्यवहार का पता चलता है। क्या है वो व्यवहार, आइए जानते हैं। आधी रात के समय मादा कछुए समुद्र की गहराइयों से निकलकर लहरों पर तैरते हुए तट के पास आना शुरू करते हैं। पहले कुछ आते हैं, फिर कुछ और आते हैं और धीरे धीरे इनके आने की संख्या बढ़ती जाती है। तट पर आने का इनका मकसद है
ऐसी जगह को खोजना जहां वो अंडे दे सकें। तट से एक निश्चित दूरी पर मादा कछुए गड्ढा खोदते हैं और वहां अंडे देने के बाद समुद्र में वापस लौट जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद अंडे फूटते हैं और उनमें से नन्हे कछुए बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही नन्हे कछुओं का पहला कदम होता है समुद्र तक के लिए अपना रास्ता बनाना। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन ये नन्हे जीव अपना रास्ता प्रकाश, वेव मोशन और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से बनाते हैं और समुद्र में चले जाते हैं। 20 साल बाद ये नन्हे कछुए वयस्क होकर प्रजनन के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ ये जानना भी रोचक है कि करीब 1000 नन्हे कछुओं में से केवल एक ही कछुआ इस अवस्था तक पहुँचता है। सालों बाद ये कछुए नेविगेशन का इस्तेमाल करते हुए वापस उसी जगह पर लौटते हैं जहां वो पैदा हुए थे। थियरीज का मानना है कि ऐसा संभव होता है पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण। कछुए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और इसकी झुकाव कोण दोनों को महसूस कर सकते हैं। वो कोण जो क्षेत्र की रेखाएं पृथ्वी की सतह के साथ बनाती हैं। ये भी माना जाता है कि मादा कछुए समुद्र की आवाज और गंध के द्वारा उस स्थान की पहचान करते हैं जहां वो पैदा हुए थे और इस तरह वो वापस उसी स्थान पर लौटते हैं। दुनिया के महासागरों में 7 प्रजाति के कछुए मिलते हैं। लेदरबैक, कैंप रिडली, फ्लैटबैक, हॉकबिल, ग्रीन ऑलिव रिडली और लॉगर हैट कछुए। इनमें से 5 प्रजातियां भारत के समुद्रों और तटीय इलाकों में मिलती हैं। इनमें ऑलिव रिडली भी एक है। ऑलिव रिडली हर वर्ष हजारों मील का सफर तय करके खास तौर पर उड़ीसा के तटों पर लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का SciTech? हमें जरूर बताइएगा। आप अपने सुझाव नीचे लिखी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपके सुझाए गए किसी विषय को अपने कार्यक्रम में शामिल करें तो हमें लिखना ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे SciTech के एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।